Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 1st of October and हमारा एग्जाम और करीब आता जा रहा है. I would say this is the last opportunity for those who are serious for their preparations और उनको लगता है कि उनकी preparation में कुछ gap है. So this is the right time to pick up your books, to pick up your coaching material, specifically if you are CLAT Prep students. आर मटेरियल इज रियली गुड. अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो आई बिलीव आप इजीली इस एग्जाम को एस कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो. तो साथ मिलके आज का फिर से न्यूज एनालिसिस इनिशिएट करते हैं. अगेन इस न्यूज एनालिसिस को देखने का फायदा ये होता है बिकॉज हम दो न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, तो दोनों न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और सिर्फ जीके के पर्सपेक्टिव से नहीं, आपके लीगल, इंग्लिश और रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से भी न्यूज को कवर किया जाता है. तो आपको एक होलिस्टिक प्रिपरेशन मिलता है आपके क्लैट के एग्जाम के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर फर्स्ट. बट पहले एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट मुझे दिखा तो आई थॉट कि यहाँ पे ये जो एडवर्टीजमेंट है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके अंदर में वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन इज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू बीजेपी जो करंटली पावर में है, उसके 100 इयर्स कंप्लीट हो गए. एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर आरएसएस. आप सबको इसका नाम पता होगा. तो इस ऑर्गेनाइजेशन के 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं. तो बिकॉज ये हमारे पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, करंटली जो गवर्नमेंट है, मैनी बिलीव कि ये जो गवर्नमेंट है आज के टाइम में, जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, ये डिराइव्ड ही या फिर ये पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का. बिकॉज आरएसएस अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बोलता है, इसलिए बीजेपी उसका एक पॉलिटिकल विंग बोला जाता है. ओके, तो इन सब रीजन से आरएसएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड्स हैं जो हमारे एग्जाम में स्पेसिफिकली क्लैट एलेट में आ सकते हैं, उनको हम एक बार कवर करेंगे. एंड इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट से समझ में आता है कि गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंस या बीजेपी कितनी इंपॉर्टेंस देती है. बिकॉज इस पर्टिकुलर ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज गोइंग टू रिलीज अ कमेमोरेटिव पोस्टेज कॉइन एंड अ स्टैम्प. तो एक कॉइन और पोस्टेज स्टैम्प जो होता है वो यहाँ पे वो रिलीज करने वाले हैं. तो उससे हम समझ सकते हैं कि आरएसएस कितनी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए. एंड बिकॉज गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो हम यहाँ पे जो बेसिक्स होते हैं आरएसएस के, एक बार वो देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि इफ अ क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एक ऐसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है. ठीक है, अब आपके लिए टास्क देता हूं मैं आपको एक, एंड द टास्क इज कि आप या तो सर्च करके या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई विल प्रोवाइड यू विद द करेक्ट डेफिनेशन इन द कमेंट बॉक्स. तो जो भी आप दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आई विल करेक्ट यू एंड उसके अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू माय डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी और व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी. ठीक है, इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका पर्टिकुलर फाउंडेशन डे कौन सा है. सो इट वाज फाउंडेड ऑन 27 सितंबर 1925. तो 2025 में 100 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के. एंड इट वाज फाउंडेड इन नागपुर वेयर द करंट हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल लोकेटेड. तो नागपुर में ही इसका हेडक्वार्टर है करंट. 1925 27 सितंबर को हुई थी. 1 अक्टूबर को हम इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज द इवेंट इज बीइंग हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर, बट एक्चुअल में द डेट वाज 27 सितंबर 1925 in your Nagpur. Who is the founder? Again, very important one-liner for all of us. Dr. Keshav Baliram Hedgewar और KB Hedgewar is the founder of this particular RSS. तो इन्होंने फाउंड करी थी. Later on, many important personalities joined this particular group, but फाउंडर का नाम आपको exactly पता होना चाहिए. बहुत क्लोज ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे कि एक नाम जो आप उसमें पढ़ोगे वो होगा आपके गोवालिकर का, जिनको गुरुजी कहा जाता है, और later on he became an important पर्सनालिटी. इसके अलावा आपके कई और इंपॉर्टेंट, जैसे मदन मोहन मालवीय, जो डायरेक्टली आरएसएस से रिलेटेड नहीं थे, उसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, बट उनका नाम भी एक ऑप्शन में आ सकता है बिकॉज ही ऑल्सो प्रमोटेड हिंदुत्व आइडियोलॉजी. तो यू शुड नो एग्जैक्टली हु इज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. एंड हेडक्वार्टर अब उनके नाम पे है, डॉक्टर हेडगेवर भवन नागपुर के अंदर है.
ठीक है। इसके बाद करंट लीडरशिप कौन है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है आरएसएस के अंदर में वो होता है सरसंघ चालक। ठीक है, सरसंघ चालक मतलब जो कि चीफ होगा आरएसएस का, एंड ही इज मोहन भागवत, जो 2009 से, तो मोर देन 15-16 इयर्स हो चुके हैं उनको टू कंटिन्यू एज द चीफ ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो मोहन भागवत इज द करंट चीफ, एंड देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑफिस जो उनके जनरल सेक्रेटरी का होता है, जिनको बोला जाता है सरकर यावा। सरकर यावा हो जाएगा उनका, और वो है दत्तात्रेय होसाबले, डी होसाबले करके भी आप याद कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑफिस एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अर्ली हिस्ट्री बताई हुई है, तो अर्ली हिस्ट्री सिंपली कि हेडगेवर वांटेड टू यूनाइट हिंदूज, बिकॉज उस टाइम में जो आपकी ब्रिटिशर्स थे वो एक डिवाइन एंड रूल पॉलिसी कर रहे थे, एंड 1906 में मुस्लिम लीग क्रिएट करी गई थी। सो अकॉर्डिंगली इट वाज फेल्ट बाय सम सेक्शंस ऑफ हिंदू पीपल दैट वी शुड आल्सो क्रिएट अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसलिए ही फाउंडेड आरएसएस। एंड उन्होंने यहाँ पे रेदर देन मेकिंग इट पॉलिटिकल, एट दैट टाइम ही वांटेड टू क्रिएट अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उन्होंने आरएसएस को फाउंड किया, जहां पे दे वांटेड टू यूनाइट Hindus and wanted to bring self discipline in those particular persons। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका चुना जिसके थ्रू वो यहाँ पे आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकते थे, वो थी डेली ट्रेनिंग सेशन थ्रू देयर डेली शाखास। तो शाखास इनकी कंडक्ट होती हैं। अगर आप किसी भी एक आरएसएस एफिलिएटेड स्कूल में जाएंगे तो आप उनकी शाखा अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, यू डू नॉट हैव टू ज्वाइन दैट स्कूल ऑल्सो, और आप उसके लाइफ लॉन्ग मेंबर होते हैं। तो शाखा करे जाते हैं, तो ये बेसिक यूनिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। एवरी आरएसएस मेंबर हैज टू डेली गो टू दिस पर्टिकुलर शाखा। After Hedgewar's death in 1940, the next big leader which emerged was MS गोलवालकर और गुरुजी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। एंड अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी बुक कौन सी है, या कभी आपसे पूछा जाए कि बंच ऑफ थॉट्स किसने लिखी है, तो यू शुड नो इट वाज MS गोलवालकर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ मेजर इवेंट्स, कुछ कंट्रोवर्सीज। तो 1948 में जब नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया था, सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने आपके आरएसएस को बैन कर दिया था, बिकॉज इट वाज एलिजिड कि जो पर्टिकुलर नाथूराम गॉडसे ही वाज कनेक्टेड विद आरएसएस, एंड इट वाज आरएसएस व्हिच बेसिकली कॉन्स्पायर्ड टू असैसिनेट महात्मा गांधी, बट लेटर ऑन इट वाज दिस बैन वाज लिफ्टेड आफ्टर इट अडॉप्टेड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 51 के अंदर में आरएसएस ने यहाँ पे भारतीय जनसंघ का पर्टिकुलर फॉर्मेशन को सपोर्ट किया था। लेटर ऑन जो भारतीय जनसंघ है, जिसे सिर्फ हम जनसंघ भी कहते हैं, वो ही आपका बीजेपी बन गया। इन सबसे पहले एक 1942 के अंदर में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो यहां मेंशन नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका 1942 में हुआ था, आरएसएस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, डिड नॉट सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये अलग से याद रखना आप, 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें आरएसएस डिड नॉट सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। देन अगेन ड्यूरिंग इमरजेंसी इट वाज बैंड, एंड फॉर द थर्ड टाइम इन द ईयर 1992 जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, इट वाज एलिजेड कि इन्होंने ही मोबिलाइज करा था उन पर्टिकुलर कर सेवकों को, तो इसलिए इसको फिर से थर्ड टाइम के लिए बैन किया गया था। बट करंट स्टेटस इज कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में स्वयं सेवक का मतलब होता है वॉलंटियर, खुद से सेवा करने वाला, वॉलंटियर करने वाला। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो ये है रिगार्डिंग आरएसएस, इसकी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन रिमेंबर, कंफ्यूज मत होना, आरएसएस की ये कोई सब ब्रांचेस नहीं है, दे आर लाइक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, ना कि आरएसएस का। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दीज आर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ आरएसएस। आरएसएस का ये कोई पार्ट नहीं है। हाँ, यस, आरएसएस का अगर वाइडर ग्रुप कहा जाए उसकी ये एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली आरएसएस से रिलेट नहीं होती हैं। दिस इज द क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू आरएसएस, जिसको आप रीड भी कर सकते हो। बट हमारा मेन फोकस कहां रहेगा कि मेजर इवेंट्स कब कब इनको यहां पे बैन किया गया था। 3 बार बैन हो चुका है इनका। इनकी बेसिक डिटेल्स क्या है, फाउंडर कौन थे, फाउंडेशन कहां हुई है, कौन सी सिटी
सिटी में इनका हेडक्वार्टर है, करंट लीडरशिप कौन है एंड इनका नेचर क्या है, उसके बाद अर्ली हिस्ट्री, इनकी बैनिंग हिस्ट्री एंड देन योर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्रिटिसिज्म। तो ये सब 4-5 चीजें आप अगर एक हैंडआउट में कहीं पे आप लिख लेंगे तो आपका आरएसएस का कोई भी क्वेश्चन होगा, आई डाउटेड कि आपका कोई क्वेश्चन मिस आउट होगा या गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से कि जहां पर भी आपने हमास के या इजराइल पैलेस्टीन के नोट्स बना रखे हैं उसके अंदर में इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप नोट कर लें। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस में विजिट किया और वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पर्टिकुलर पीस प्लान या गाजा सीज फायर प्लान रिलीज करा है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। और यहां पे उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने आपके हमास को 72 आवर्स का टाइम दिया है टू इधर एक्सेप्ट इट और फेस द फ्यूरी। तो एक चीज तो यहां समझिए कि जो पर्टिकुलर प्लान इनको दिया गया है, इट इज समथिंग जो आपका इजराइल जो है, इजराइल उनपे बेसिकली इंपोज करना चाहता है, उसी से थोड़ा सा अलग करते हुए। यहां पे हमास के फेवर का कुछ भी नहीं है, इट्स बेसिकली एन अल्टीमेटम कि जो मैं कह रहा हूं, जो इजराइल के थ्रू मैं कह रहा हूं आपको, या तो उनको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज इजराइल जो है ये आपको पूरा या पूरे गाजा को डिस्ट्रॉय कर देगा, नॉट जस्ट हमास। और यहां पे इट लुक्स लाइक कि हमास के पास या गाजन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अदरवाइज जो इजराइल वहां पे डिस्ट्रक्शन कर रहा है, अगर अब हमास उसको नहीं मानता है, जो इन एनी केस उनके लिए शायद एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं होगी, तो जो इजराइल कर रहा है वहां पे, जो अदरवाइज अनएथिकल सा लग रहा है सबको, वो उसको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ यूएस। अभी यूएस पे प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आप इजराइल को यहां पे समहाउ स्टॉप करिए, उसको कहीं ना कहीं वहां पे पॉज कराइए, वो जिस तरीके से अटैक कर रहा है। और यहां पे यूएस ने क्या करा है, यूएस इज गिविंग सम अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस एंड इट इज क्लेमिंग कि देखिए हमने तो पीस प्लान दिया था और हमास नहीं मान रहा है, तो अब इजराइल या यूएस क्या कर सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहां पे आपके डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रिलीज करा है टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके जो सब पॉइंट्स है ऑल आर इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से मे बी 3 दिन के अंदर में ज्यादा क्लियर होगा। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर प्लान। ठीक है, इसी के थ्रू, इसी के तरीके से सारा जो गाजा के अंदर में पीस प्रोसेस है वो रन होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो भी जो ये बेसिक पॉइंटर्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज। तो अगर इजराइल पैलेस्टीन का क्वेश्चन आता है, जो अब बहुत ज्यादा हमें लग रहा है कि वापस से आ सकता है, 2 साल पहले आया था फिर से आ सकता है, तो उसके अंदर में ये पर्टिकुलर जो प्लान है दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इसके पॉइंट्स आप अच्छे से कर लेना। सो अगेन ये जो प्लान है किसने प्रपोज किया है, तो इट हैज बीन प्रपोज बाय डोनाल्ड ट्रंप, नॉट बाय बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये गलती मत करिए आना, डोनाल्ड ट्रंप का ये पर्टिकुलर प्लान है जिसके अंदर में देयर आर 20 पॉइंटर्स हैं, जिसके अंदर में आपको कैसे गाजा कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना है वो प्रोवाइडेड है। ओके, एंड करेंटली हमास ने इसको फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करा है। बहुत टाइम से नेगोशिएशन चल रही है, इंक्लूडिंग मेनी अदर कंट्रीज आल्सो, बट अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू यहां पे नहीं आया और ये भी अभी फॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं है। बट अगर होता है तो उसके कंडीशंस क्या है, पॉइंटर्स क्या क्या है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर है वो है डिसआर्मामेंट ऑफ हमास। हमास को पूरा अपने आप को डिसआर्म करना पड़ेगा एंड एज अ वन टाइम मेजर जो हमास के पर्टिकुलर फाइटर्स हैं उनको यहां पे फ्री पैसेज या असाइलम भी मिल जाएगा, तो उनको डिसआर्म और सरेंडर करना है। मेंबर्स हु एग्री टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड डीकमिशनिंग वेपन्स विल रिसीव एमनेस्टी। सो अगर उन्होंने यहां पे पीस के लिए एग्री कर लिया, इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको यहां पे बेसिकली एमनेस्टी मिल जाएगी, दे वुड नॉट बी पनिश्ड। थर्ड इज कि हमास के जो फाइटर्स हैं उनको एक सेफ पैसेज मिलेगा टू कंट्रीज लाइक जॉर्डन, इजिप्ट, कतर और ईरान, प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट इट, कि सामने वाली कंट्री अगर उनको एक्सेप्ट कर लेती है तो दीज पीपल विल गेट सेफ पैसेज टू दीज पर्टिकुलर कंट्री। ओके, तो ये एक समहाउ एक पर्टिकुलर पीस ऑफरिंग है फ्रॉम द यूएस एंड इजराइल की ठीक है, अगर आपने क्राइम्स भी कमिट करें, बट अगर आप फ्यूचर में नहीं कमिट करोगे, यू एग्री फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, देन इन दिस केस यू वुड गेट एमनेस्टी एज वेल एज सेफ पैसेज।
नेक्स्ट पे आते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप है या यूएस एंड इजराइल है, दे आर प्रपोजिंग कि गाजा के अंदर में नीदर हमास वुड एग्जिस्ट एंड नॉर सम पैलेस्टीनियन फोर्स वुड एग्जिस्ट इन द इनिशियल पीरियड, और उसके लिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए देयर वुड बी अ इंटरनेशनल फोर्स जिसको बोला जाएगा आईएसएस, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, एक टेम्पररी आईएसएफ, तो इनिशियल पीरियड के लिए एक आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी जो गाजा के अंदर में डिप्लॉय करी जाएगी एंड वुड बी सपोर्टेड बाय द यूएस, अरब कंट्रीज एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स, पॉसिबली द यूनाइटेड नेशंस। तो यहां पे इफ इट इज एग्रीड, दिस पर्टिकुलर प्लान इज एग्रीड, तो एक टेम्पररी आईएसएफ क्रिएट करा जाएगा। आईएसएफ विल ट्रेन वेटेड पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्सेस, तो यहां पे बेसिकली पैलेस्टीन पुलिस फोर्सेस बनाई जाएगी आगे फ्यूचर के लिए, उनको वेट किया जाएगा, उनका क्रॉस चेक किया जाएगा एंड उसके बाद में जॉर्डन और इजिप्ट के साथ मिलके में पैलेस्टीन पुलिस फोर्सेस को यहां पे ट्रेन किया जाएगा बाय द आईएसएफ। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट वेपन इनफ्लो इनटू गाजा, इंश्योर सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गुड्स फॉर गाजा रिकंस्ट्रक्शन। तो गाजा को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है, रीडेवलप करना है, तो उन सबके लिए वी नीड अ स्टेबलाइजेशन फोर्स, और इनिशियली इट वुड बी आईएसएफ एंड लेटर एक Palestinian police force would be trained by ISF and Jordan and Egypt. Okay, however इसमें एक important आपका particular addition है which is कि Israel Defense Forces would continue to basically secure that particular Gazan territory, और धीरे धीरे भी विड्रॉ करेगी प्रोवाइडेड यहाँ पे आईएसएफ जो है वो कंप्लीट टेक ओवर कर लेता है एंड लेटर ऑन पैलेस्टीन पुलिस फोर्स जो है जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करती है इसराइल के साथ, ये यहाँ पे आ जाती है। तो तब तक, उससे पहले तक आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स वुड कंटिन्यू। तो ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिमांड है हमास की जो इनडायरेक्टली यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जा रही है बाय इजराइल एंड यूएस। ठीक है, इसके बाद गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको अलग से बहुत अच्छा नाम दिया गया है, डे आफ्टर प्लान। तो ये जब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट डे आफ्टर द प्लान, उसके बाद क्या होगा? तो शुरुआत में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, एक टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमेटी बनाई जाएगी। तो पैलेस्टीन के ही पर्टिकुलर रीजन के लिए, वेस्ट बैंक प्लस गाजा के लिए एक टेक्नोक्रेटिक एंड ए पॉलिटिकल मींस कि यहां पे किसी को इलेक्ट नहीं किया जाएगा, टेक्नोक्रेटिक होंगे, विच मींस दीज वुड बी पीपल जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में या इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपके एक्सपीरियंस लोग हैं, दे वुड बी बेसिकली गवर्निंग द गाजा एज वेल एज द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। एंड एक इंटरनेशनल ट्रांजिशनल बॉडी जो है वो ओवरसाइट करेगी जिसका नाम होगा द बोर्ड ऑफ पीस। ओके, द बोर्ड ऑफ पीस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका क्या कहा जा रहा है कि एक इंटरनेशनल अथॉरिटी होगी जो ओवरलुक करेगी, ओवरसी करेगी आपके किसको? गाजा को और पैलेस्टीन को, जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ पीस। और इसको हेड कौन करेगा? इट वुड बी हेडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, नॉट बाय यूएस प्रेसिडेंट, इट वुड बी हेडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है इसको डोनाल्ड ट्रंप हेड करेंगे, जो बेसिकली गाजा और आपके पैलेस्टीन को यहाँ पे, उसके ट्रांजिशन को यहाँ पे ओवरसी करेगा। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इज ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो अलाउ हो जाएगी, हर टाइप का जो भी हमें जो भी गाजा के अंदर में रिक्वायरमेंट है वो सब वहां पे बताया, वहां पे पहुंचाया जाएगा और एड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट वुड बी डन बाय यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज रेड क्रेसेंट। तो एक रेड क्रॉस करके ऑर्गेनाइजेशन है और एक रेड क्रेसेंट करके ऑर्गेनाइजेशन है। रेड क्रॉस इज बेसिकली रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी और रेड क्रेसेंट इज रिलेटेड टू योर मुस्लिम चैरिटी एक्सेट्रा। तो यहां पे इन दो को ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे अलाउ किया जाएगा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे होस्टेजेस जो हैं आपके हमास के पास में, जो इजरायली हॉस्टेज हैं और जो प्रिजनर्स हैं, उनको स्वैप किया जाएगा विद इन 72 आवर्स ऑफ इजराइल्स एक्सेप्टेंस। अगर इजराइल यहां पे इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ऑल हॉस्टेजेस अलाइव एंड डिसीज मस्ट बी रिटर्न। जितने भी हॉस्टेज हैं, चाहे उनकी डेड बॉडीज हो चाहे अलाइव हो, दे मस्ट बी रिटर्न इन एक्सचेंज इजराइल टू रिलीज 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स एंड 1700 गाजा डिटेनीज। तो 1700 के गाजा के डिटेनीज हैं इजराइल फोर्सेस के पास में एंड 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स हैं, उन सबको रिलीज करा जाएगा इंक्लूडिंग ऑल विमेन एंड चिल्ड्रन। जितने भी विमेन चिल्ड्रन अगर डिटेंशन में है, प्लस 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स एंड 1700 गाजन प्रिजनर्स, इनको यहां पे लीव कर दिया जाएगा। एंड फॉर एवरी डिसीज इजरायली हॉस्टेज डिलीवर्ड बैक इन दैट पर्टिकुलर केस 15 गाजन्स विल बी रिलीज, रिमेन्स ऑफ 15 गाजन। तो जो डेड बॉडीज इजराइल के पास है गाजा के पर्संस की,
एक पर्टिकुलर इजरायली हॉस्टेज की डेड बॉडी को रिलीज करने पे 15 गाजन डेड बॉडीज वुड बी रिलीज बाय इसराइल। ओके, तो ये एक और आपका इंपॉर्टेंट हॉस्टेज प्रिजनर स्वैप हो जाएगा। इसके बाद में इस पर्टिकुलर प्लान की क्या गारंटी के सक्सेसफुल होगा? सो मेनी कंट्रीज हैव वेलकम्ड इट, स्पेसिफिकली द अरब कंट्रीज। तो कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑल बीइंग मुस्लिम कंट्रीज, इन सब ने इस पर्टिकुलर प्लान को वेलकम किया है। यहां पे एक हमारे लिए शोर आए है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज जो यहाँ पे एक इंटरनेशनल प्लेयर की तरह बिहेव कर रहा है, एज इफ ही हैज सम स्टेक या इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग पीस टू द गाजा। तो यहाँ पे ये सब कंट्रीज जो हैं ये इस पर्टिकुलर प्लान के फेवर के अंदर में है। चाइना एंड रशिया हैज ऑल्सो सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर प्रपोजल। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द कंट्रीज, इट लुक्स लाइक अगर हमास एग्री कर जाता है एंड मे बी ईरान के थ्रू हमास एग्री कर जाता है तो पॉसिबली ये प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा एंड वी माइट सी एन ओपनिंग फॉर पीस इन गाजा। इंडिया का स्टेक क्या है? तो पीस इज क्रूशियल फॉर इंडिया बिकॉज ये जो पर्टिकुलर रीजन है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। एक तो इजराइल और उसके आसपास कंट्री में हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है एंड प्लस मिडल ईस्ट इज द सोर्स ऑफ 80% ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया। और यहाँ पे बिकॉज रशिया के ऊपर पे टैरिफ्स लग रहे हैं, अगर मिडल ईस्ट स्टेबल नहीं होता है तो ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे एंड वी वुड बी इन अ पर्टिकुलर मिक्स। तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर मिक्स। इसलिए अगर ये पर्टिकुलर पीस प्लान हो जाता है, ऑल्दो सम माइट नॉट एग्री कि डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान है तो इट डजंट लुक लाइक कि ये कोई बहुत अच्छा प्लान होगा, बट एटलीस्ट ऑन पेपर इट लुक्स गुड। अगर एक्सेप्ट होता है सो देयर इज बेनिफिट फॉर इंडिया ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ऑलरेडी शोन हिज सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान, सो दैट ऑल्सो शोज कि इंडिया भी इस प्लान को सपोर्ट करता है। तो लेट्स सी कि ये पर्टिकुलर प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, बट हमारे लिए ये पर्टिकुलर प्लान अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो पहली ही दोनों न्यूज है आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कुछ न्यूज है जिसको हम हमारे नोट्स के अंदर में लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब India got 8% more monsoon rainfall this year, says IMD. तो Indian Meteorological Department, which is responsible for monsoon forecast and your monsoon studies in India, it has given us the data कि इस बार का जो monsoon है वो 8% ज्यादा था as compared to the average rainfall। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर अभी आप नॉर्थ इंडिया में है या सेंट्रल इंडिया में भी है, you might be seeing कि अभी रेनफॉल चल रही है। ओके, एंड एक्चुअल में ये मानसून की ही रेनफॉल है, बट जो आईएमडी आपका मानसून कैलकुलेट करता है टाइम पीरियड फॉर मानसून, ये फिक्स है। तो ये फिक्स है आपका जून 1 से 30 सितंबर। Okay, so the rainfall which happens in this particular period only this period is calculated as the monsoonal rainfall। तो हो सकता है कि मानसून आपका अर्ली आपका ऑनसेट हो गया कि पहले ही आ गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो आपके बिल्कुल कोस्ट पे रहता है मानसून और फिर वो जैसी 1 तारीख होती है तब एंटर करता है। सो दीज ऑल आर मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना। तो इनका कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई तिथि देख के नहीं आता ये आपके धर्म की तरह जो यहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर डेट को है, पर्टिकुलर डेट को जाए। बट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग यहाँ पे जो आपका आईएमडी है वो सिर्फ जून 1 से 30 सितंबर को जो रेनफॉल होती है उसी को ही मॉनसूनर रेनफॉल काउंट करता है। तो ये पीरियड आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉनसून इसी दिन आएगा और इसी दिन चला जाएगा, बट हाँ इस पीरियड में जो रेनफॉल होती है ऑल ओवर इंडिया अलग अलग रीजन्स में, अकॉर्डिंगली उस डेटा को यहाँ पे आईएमडी जो होता है वो कंपाइल करता है। तो इस बार का साउथ वेस्ट मॉनसून जो है उसने 8% ज्यादा रेनफॉल करी है एंड वी नो दिस कि साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसी डायरेक्शन से आपका मॉनसून एंटर करता है इंडिया के अंदर में। ये 75% जो इंडिया की एनुअल रेनफॉल होती है उसको कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपका 8% ज्यादा था, जो 5th हाईएस्ट है सिंस 2001 एंड 38th हाईएस्ट है सिंस 1901। सो नॉट दैट हाई, बट यस 2001 से देखो तो 5th हाईएस्ट हो जाएगा आपका। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो किस रीजन में ज्यादा रेनफॉल हुई है और कहां पे शॉर्टफॉल था। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेस रेनफॉल हुई है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर में हुई है। एंड इफ यू कम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया यू मस्ट हैव सीन कि इस बार यूजुअली जो बारिश होती है उससे ज्यादा हुई है।
सेंट्रल इंडिया में भी एक्सेस रेनफॉल थी, साउथ पेनिनसुला सदर्न इंडिया में भी एक्सेस रेनफॉल थी, बट देयर इज वन रीजन वेयर देयर वाज अ डेफिसिट ऑफ रेनफॉल, जो है ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पे इस बार डेफिसिट था। यूजुअली यहां पे एक्सेस होता है, यहां डेफिसिट होता है, इस बार इसका उल्टा हो चुका है। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसके अलावा आई विल ऑल्सो कवर वन मोर इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो हम पहले भी कर चुके हैं। माय सजेशन वुड बी कि अगर आपको ये डायग्राम नहीं मिलता है तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यहां पे हम एल नीनो और ला नीना समझेंगे। ओके तो व्हाट एग्जैक्टली इज एल नीनो एंड ला नीना? तो एक चीज तो ये समझिए कि आपका जो पर्टिकुलर वेदर है या नेचर है वो आपकी बाउंड्रीज जो हमने ड्रॉ करी है उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड सारा जो वर्ल्ड का वेदर है वो क्लाइमेट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए अगर हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है तो सिर्फ इंडिया कुछ करे या चाइना कुछ करे या चाइना और यूएस कुछ करे, इंडिया कुछ नहीं करे, तो उससे आपका क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम सब कंट्रीज को मिलकर उसको यहां पे कोई सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो क्लाइमेट है वो इंटरकनेक्टेड है। तो देखिए यहां पे होता क्या है कि साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न पर्टिकुलर कोस्ट है या फिर मैं कहूं जो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि साउथ अमेरिका के आपके वेस्ट के अंदर में जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर में ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के साइड में आपका कूल वाटर रहता है। ठीक है तो आपका पहले समझते हैं एल नीनो। कई बार क्या होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लाइमेट चेंजेस, यहां पे जो पर्टिकुलर साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट होता है या वेस्टर्न कोस्ट होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, यहां पे यूजुअल टेम्परेचर है उससे ज्यादा वार्मर वाटर आ जाता है। ओके और उससे क्या होता है जो पर्टिकुलर आपका विंड का डायरेक्शन है, नॉट विंड का डायरेक्शन, आपके जो करंट्स का डायरेक्शन है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे आप यहां देख पा रहे हो एल नीनो में, यहां पे नॉर्मल में वो आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, बट यहां पे वो वेस्ट टू ईस्ट हो चुका है। तो उससे क्या होता है कुछ चीज हो रही है आपके ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर में, और उससे होता यह है कि जब ये रिवर्सल हो जाता है ओशन करंट का, इस वजह से इंडिया के अंदर में जो मॉनसून है वो वीक हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर कोरिलेशन जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करा है कि जब भी एल नीनो सिचुएशन होता है तो इंडिया के अंदर में आपका रेनफॉल, मॉनसूनल रेनफॉल कम होती है। अब हो सकता है एल नीनो फिर भी बारिश अच्छी हो जाए, उसका रीजन ये है कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये अगर इंडिया के या मॉनसून के अगेंस्ट चला गया, कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं जो मॉनसून के फेवर में चली जाए और इस वजह से रेनफॉल अच्छी हो जाए। बट ये याद रखना अगर एल नीनो है तो एल नीनो की वजह से तो रेनफॉल कम ही होने वाली, मॉनसून को ये वीक कर देता है। और क्यों कर देता है ये हमें क्लियर नहीं है, बट साइंटिस्ट ने ये कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया है कि अगर एल नीनो होता है तो वहां पे मॉनसून वीक हो जाता है। ठीक है सिमिलरली कुछ सिचुएशन में एल नीनो का अपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर एल नीनो में वार्मर वाटर्स है, नॉर्मल में यूजुअल वाटर में एक थोड़ा सा कूल टेम्परेचर है, कुछ पर्टिकुलर साल ऐसे होते हैं जैसे कि ईयर 2025 है, जब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में साउथ अमेरिकन वेस्टर्न कोस्ट में या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में यूजुअल से ज्यादा कूलर वाटर वहां पे मौजूद होता है। और जब ये यूजुअल से ज्यादा कूलर होता है तो ये जो पर्टिकुलर ओशन करंट्स हैं ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और इनका मूवमेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये क्या करता है, ये वाटर को इंडियन ओशन की तरफ ज्यादा पुश करता है, जिससे क्या होता है आपका जो मॉनसून है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ठीक है तो यूजुअल अगर रहेगा तो नॉर्मल मॉनसून होगा, एल नीनो हो जाएगा तो वीकर मॉनसून होगा, और ला नीना हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर मॉनसून होगा। ठीक है तो ये चीज याद रखना। और ईयर 2025 जो है ये आपका ला नीना वाला ईयर है। सो वन ऑफ द रीजन व्हाई पॉसिबली वी हैड बेटर रेनफॉल्स, बेटर मॉनसूनल रेनफॉल्स दिस ईयर इज बिकॉज ऑफ ला नीना। एक और पर्टिकुलर कनेक्शन है एंड इट इज रिलेटेड टू विंटर्स, कि जब भी हमारा ला नीना होता है उस टाइम हमारे विंटर्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ठंड जो है वो ज्यादा पड़ती है। तो इन केस अगर आप नए पर्टिकुलर विंटर क्लोथ्स बाय करने की कोशिश सोच रहे हैं तो थोड़े बेटर वाले, थोड़े मोटे वाले बाय करना, बिकॉज इस बार ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। एल नीनो होती है तो हमारा जो विंटर होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा ही वीक होता है, बट यस देयर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंस, और ये कोरिलेशन जो है ये हमें अच्छे से पता है। ओके सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज एंड टॉपिक फॉर यू। अगर नहीं समझ में आए, आई वुड से आप रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, आपको ये अब समझ में आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो हमें सारा डेटा कंपाइल करता है और हमें बताता है इंडिया के अंदर में जो क्राइम्स है उसका क्या डेटा है। एवरी 2 इयर्स ये पर्टिकुलर डेटा आता है। 2023 में लास्ट रिपोर्ट आई थी एंड अब 2025 में आपके पास में रिपोर्ट आई है और ये 2 साल के लैग से आता है। तो 23 में जो डेटा था वो 21 का था, 2025 में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें 2023 का डेटा है। पॉसिबली आपके एक एमआईटी सेशन में हम एनसीआरबी की जो ये रिपोर्ट आई है नई वाली, इसको प्रॉपरली कवर करेंगे। बट एक दो पर्टिकुलर जो आज न्यूज के अंदर में आया है, जो स्टडीज आई हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि पहली जो पर्टिकुलर जो एनसीआरबी से डेटा आया है वो है रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट डेटा। अगेन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं कि 4,64,000 एक्सीडेंट्स हुए इंडिया में, ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, पॉइंटर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स इंक्रीज हुए या कम हुए, ये आपको पता होना चाहिए। सो द आंसर इज कि इंडिया के अंदर में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी इंक्रीज हुए एंड एक्सीडेंट से रिलेट करा जाए तो नंबर ऑफ डेथ्स भी इंक्रीज हुई हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होने के बाद आदमी जो होता है या पर्सन जो होता है वो बच जाता है, बट उसके बाद में डेथ का नंबर भी इंडिया में इंक्रीज हुआ है। तो लेट्स से एक्सीडेंट्स को तो कंट्रोल करना ही है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन आवर होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज गोल्डन आवर, की जो मेन टाइम होता है, अगर उस टाइम में फर्स्ट एड मिल जाए या उसको पर्टिकुलर मेडिकल हेल्प मिल जाए तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में उसकी जान बच सकती है। उस पर्टिकुलर गोल्डन आवर को हमें कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट्स के बाद डेथ का नंबर हम डिक्रीज कर सकते हैं, उस पे भी हमें वर्क करना है। तो ओवरऑल टोटल एक्सीडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, बट एट द सेम टाइम टोटल डेथ्स या नंबर ऑफ डेथ्स भी इंक्रीज हुई है। अगर हम विक्टिम प्रोफाइल पे जाएं तो किस टाइप के पर्टिकुलर रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, तो पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसमें पेडेस्ट्रियंस का नंबर सबसे ज्यादा था, बट इस बार क्या हुआ है, जो 2 व्हीलर राइडर्स हैं, सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट के बाद डेथ का नंबर आया है वो 2 व्हीलर्स का आया है। तो 2 व्हीलर्स को अगर आप ड्राइव करते हैं, स्पेसिफिकली यू स्टूडेंट जो अभी शायद 18 प्लस भी नहीं है फिर भी वो ड्राइव करते होंगे एंड यू ड्राइव रैशली, इवन आई वुडंट से कि मैंने नहीं करा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है एंड आपकी पूरी लाइफ स्टेक पे होती है, तो प्लीज ड्राइव केयरफुली। और यहाँ पे वो नंबर भी शोकेस हो रहा है कि अराउंड 80,000 डेथ वर कॉज्ड बाय 2 व्हीलर एक्सीडेंट इन द लास्ट 1-2 इयर्स। ठीक है, इन द ईयर 2021 पेडिस्ट्रियन डेथ्स भी हैं 27,000। तो ये मैंने एक पापा से सीखा था, पापा मेरे कहते थे ये वाली बात कि भाई जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो ये मानो रोड पे चलने वाला बेवकूफ है, जब आप रोड पे चल रहे हैं तो ये मान के चलो गाड़ी चलाने वाला बेवकूफ है, यानी कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो ये पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं कभी नहीं भूला, और आपको भी ये चीज याद रखनी चाहिए कि आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप रोड पे हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप खुद से गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है एसयूवी कार जीप राइडर्स ऑक्यूपेंट जो हैं, अराउंड 25,000 डेथ जो हैं वो आपके इससे हुई हैं। तो यू कैन सी कि 45% ऑफ टोटल डेथ्स आर बिकॉज ऑफ 2 व्हीलर्स, और यहाँ पे अगर आप कार में 4 व्हीलर में होते हैं तो डेथ का नंबर कम हो जाता है। बट अगेन ऐसा नहीं है कि आप कार जीप में भी सेफ ही हैं, यू हैव टू ड्राइव सेफली देयर ऑल्सो। डू नॉट ओवर स्पीड, केयरलेस ड्राइविंग ना करें, बिकॉज उसी से सबसे ज्यादा डेथ होती है। जैसे कि नेक्स्ट में आ जाएगा, बट टाइम ऑफ एक्सीडेंट देखें तो हमें यह भी पता पड़ा है कि किस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। सो द टाइम पीरियड इज बिटवीन 6 PM to 9 PM, जहां पे सबसे ज्यादा पीक एक्सीडेंट आवर्स होता है आपका। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपका जो नेशनल हाईवे है वहां पे सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, फिर स्टेट एंड उसके बाद में स्टेट वाइज देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल देखें कि अगर मैं डिफरेंशिएट नहीं करता हूं इन व्हीकल टाइप तो ओवरऑल नंबर उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक्सीडेंट के चांस भी ज्यादा होते हैं, बट ऑन द अदर साइड वी हैव द हाईएस्ट 2 व्हीलर डेथ जो एक डेवलप्ड स्टेट के अंदर में कह सकते हैं, विच इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो बेटर रोड्स लीड्स टू ओवर स्पीडिंग, उस वजह से तमिलनाडु के अंदर में 2 व्हीलर्स की डेथ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा डेथ होती है टोटल रोड एक्सीडेंट्स की, और तमिलनाडु के अंदर में अगर सिर्फ 2 व्हीलर का नंबर देखा जाएगा तो वहां पे होती है। हाईवेज देखा जाए तो नेशनल हाईवे आपका अराउंड 34% डेथ को यहां पे करता है। ओके, पीक एक्सीडेंट आवर्स आर 6 PM to 9 PM, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉजेज ऑफ डेथ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 58% जो डेथ हुई है उसके अंदर में कॉज जो आइडेंटिफाई किया गया था इट वाज ओवर स्पीडिंग। तो आप स्पीड कर रहे हो
उस वजह से आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, या फिर कोई सामने पर्सन आ गया है और उसकी डेथ हो गई बिकॉज यू वर स्पीडिंग, तो यहां पे दैट इज द बिगेस्ट कॉज। एंड सेकेंड इज डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग एंड ओवरटेकिंग। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी 23%, तो आप इन दो को ऐड कर लीजिए तो यू वुड सी कि 75% डेथ्स जो होती हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से हो रही हैं, स्पीडिंग की वजह से, केयरलेस ड्राइविंग की वजह से। तो अगर आप एज अ ह्यूमन एजेंसी को अगर हम इंप्रूव कर सकें, वो प्रॉपर्ली ड्राइव करें, तो हम अराउंड 75% अननेसेसरी डेथ्स को, अननेसेसरी लॉस ऑफ लाइफ्स को यहां पे सेव कर सकते हैं। ओके, एंड फाइनली एक और डेटा दे रहा हूं मैं आपको। इंडिया इज नॉट द वर्ल्ड कैपिटल व्हेन इट्स कम टू नंबर ऑफ रोड डेथ्स पर 100,000 पीपल। यानी कि अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखी जाए तो सबसे ज्यादा डेथ इंडिया में नहीं होती है। इंडिया बिकॉज बहुत लार्जली पॉपुलेटेड है, स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड है, रोड इतना बेटर नहीं है, रोड इंजीनियरिंग, इस वजह से इंडिया में एब्सोल्यूट नंबर में तो हाईएस्ट है, बट अगर पर 1 लाख पॉपुलेशन देखा जाए तो आपका जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है गुइना करके, उसमें सबसे ज्यादा आपकी पर्टिकुलर डेथ्स होती है। तो गुइना में सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं पर 1000 पर लाख पॉपुलेशन, और इंडिया में एब्सोल्यूट नंबर में सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सिमिलरली एनसीआरबी ने हमें फार्मर सुसाइड्स का भी यहाँ पे डेटा दिया है। पूरा सुसाइड का एक चैप्टर है, वो अभी तक उस पर कोई न्यूज नहीं आई है, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि हम एमआईटी में सब कुछ कवर करेंगे, बट यहाँ पे अगर सिर्फ फार्मर सुसाइड का देखें तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे फार्मर सुसाइड जो है उनका नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कहां पे सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं। तो सबसे ज्यादा वो डेथ हुई है वो हुई है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। ओके, फर्स्ट पे है महाराष्ट्र और सेकंड पे है कर्नाटका फार्मर सुसाइड्स के अंदर में, नॉट इन टोटल सुसाइड्स बट इन टर्म्स ऑफ योर फार्मर सुसाइड्स। तो फर्स्ट पे महाराष्ट्र है जो अराउंड 38% फार्मर डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कर्नाटका 22% पे है। यानी कि आप ये देखिए कि करीब करीब 60% जो डेथ हो रही है ये सिर्फ इन 2 स्टेट से निकल के आ रही है फार्मर सुसाइड्स की। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 स्टेट्स कुछ ऐसी स्टेट्स भी जिन्होंने 0 डेथ्स यहाँ पे रिपोर्ट करी है। ओके, बट मोस्ट सुसाइड्स कहां पे हुई हैं? जहां पे कॉटन और सोयाबीन के फार्मर्स हैं। तो जो कॉटन और सोयाबीन की बेल्ट्स हैं, और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र कर्नाटका का वो रीजन मराठावाड़ और विदर्भ जहां पे कॉटन और सोयाबीन ग्रो करा जाता है, सबसे ज्यादा डेथ हुई है वो वहां पर ही हुई है। ऑल्सो अगर कोई पर्सन सुसाइडल थॉट्स रखता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फोन नंबर भी निकाला हुआ है, और एक अथॉरिटी भी है जिसका नाम है टेलीमानस, जिसका काम 24/7 आपको सुसाइड काउंसलिंग देना है। 14416 इज द नंबर। तो ये नंबर और प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र कर्नाटका ऑलरेडी टोल्ड, बट कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने 0 फार्मर डेथ्स यहां पे आपकी अनाउंस करी है। हो सकता है ये डेटा आपका थोड़ा सा उन्होंने गलत रिपोर्ट कराओ, बट एटलीस्ट देयर आर दी स्टेट्स एंड 1 UT इज ऑल्सो 2-3 UT ऑल्सो जिन्होंने 0 फार्मर डेथ्स यहाँ पे अनाउंस करी है। तो अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टेट्स, बट हैव एन आइडिया कि यस कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिन्होंने 0 फार्म सुसाइड्स भी रिपोर्ट करी है। नेक्स्ट पे आते हैं एफपीआईज विड्रॉ फ्रॉम इंडियन इक्विटीज फॉर 3rd स्ट्रेट मंथ। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो अलग अलग कंट्रीज में पैसे बनाने जाते हैं और जहां उन्हें लगता है कि हम पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, जहां पे उन्हें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं, वहां पे वो जाके पैसा लगाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे अगले 6 महीने में या साल भर के अंदर में उन्हें ग्रोथ नहीं दिखती है, तो वो फटाफट से पैसा भी वहां से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एफपीआई जो है उनको ये 3rd consecutive month हो चुका है जब वो इंडिया से पैसा को निकाल रहे हैं, विच मीन्स दे डू नॉट सी, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर में दे डोंट सी एनी पर्टिकुलर ग्रोथ, या उनको दिख नहीं रहा है कि यहां उनका पैसा प्लस नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए व्हाट दे हैव डन इज कि दे हैव टेकन अप देयर मनी, और ये पैसा अभी उनको लग रहा है कि चाइना में उन्हें लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, साल भर में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर जो पैसा इमर्जिंग मार्केट में जो वो डालते हैं उस पोर्टफोलियो को वो चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अराउंड 1.54 लाख करोड़ रुपीज जो है वो जनवरी सितंबर इस पर्टिकुलर पीरियड में वो निकाल चुके हैं। रीजन फॉर एफआईआई आउटफ्लोज, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो है आपका यूएस के टैरिफ्स, जिससे उन्हें लग रहा है कि अभी करंटली जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा है कि जो कंपनीज ने अपनी पर्टिकुलर अर्निंग्स रिपोर्ट करी हैं उसके अंदर में भी थोड़ी सी डलनेस है, इस वजह से दे बिलीव कि यहां पे अभी थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर है वो इतना ब्राइट नहीं दिख रहा है।
थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर एंड अदर करेंसीज, मतलब रुपी की इतनी वैल्यू नहीं हो रही है। सो दे फील लाइक कि अगर वो रुपी में इन्वेस्ट करते हैं और बाद में रुपी को कन्वर्ट करेंगे तो उनको उतना पैसा नहीं मिलेगा शायद जो कहीं और मिले। और ग्लोबली फंड कहां रिलोकेट हो रहा है, फ्रॉम इंडिया टू चाइना ये मूव कर रहा है। तो ये एफपीआई का न्यूज हो जाएगा। तो उसी से कनेक्ट करते हुए एक और इकोनॉमिक न्यूज है कि आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक, उसने जो इंडिया का दिस फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कट कर दिया गया है टू 6.5, जो पहले 6.7 था। एंड अगेन यहां पे भी प्राइमरी रीजन क्या दिया गया है, यूएस का जो टैरिफ है ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। तो ऑल दो हमारा जो डोमेस्टिक सिनेरियो है वो तो बेटर दिखाया गया एडीबी ने, बट इट बिलीव्स कि इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ द टैरिफ इंपैक्ट इंडिया को यहां पे अपने ग्रोथ के अंदर में सफर करना पड़ सकता है। और दे हैव आल्सो सेड कि जो मेजर सेक्टर्स हैं इंडिया के, लाइक टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, श्रिम्प और केमिकल्स, दीज वुड बी द सेक्टर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। ऑन दी अदर साइड आईटी सर्विसेज जो या सर्विस सेक्टर जो है, बिकॉज वो टैरिफ से इतना इंपैक्ट नहीं हो रहा है, दिस वुड बी द लीस्ट इंपैक्टेड सेक्टर। तो वहां तो ग्रोथ होगी, बट इन सेक्टर्स के अंदर में मोर देन प्रोपोर्शनल डाउनफॉल जो होगा, उस वजह से एडीबी बिलीव्स कि हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी नहीं होगी। एडीबी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, एंड यहां पे हो सकता है आपने करंट प्रेसिडेंट अपडेट ना कराओ 2025 में, अभी रिसेंटली इसके एडीबी का नया प्रेसिडेंट बना है जो ऑलवेज एडीबी का प्रेसिडेंट इज ऑलवेज जापानीज। तो मसाटो कांडा इज द कांड करके ही हैज बिकम द एडीबी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कुछ फनी भी करोगे तो भी याद हो जाएगा। तो मासाटो कांडा ने कांड करके एडीबी का प्रेसिडेंट बन गया, इस तरीके से आप याद कर लेना। फॉर्मेशन हुआ था 66 में, हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर में, डेवलपमेंटल बैंक है, 68 कंट्रीज है, इंडिया इज आल्सो अ मेंबर। इसमें जो वोटिंग पावर होती है वो उनके आपके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, जो शेयर होल्डिंग्स के थ्रू आपको पता पड़ता है। शेयर होल्डिंग का मतलब यही होता है कि कौन एडीबी को आगे लोन देने के लिए कितना पैसा दे रहा है। तो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है जापान और यूएस की इक्वल है 15.6%, देन इट इज चाइना 6.4 एंड देन इट इज इंडिया। यहां पे मेजॉरिटी से कोई डिसीजन लिया जाता है, तो जितनी आपकी शेयर होल्डिंग होगी उतने ही चांस किसी लोन को अप्रूव करने में ज्यादा हो जाएंगे, या आपका वोट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी शेयर होल्डिंग है। तो की फंक्शंस क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट अलग से एशियन डेवलपमेंट आउटलुक करके एक रिपोर्ट आती है विच इज पब्लिश्ड बाय एडीबी ओनली। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रख लेना। और बेसिकली डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। इंडिया या स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट्स को भी ये सीधे प्रोवाइड करता है। तो स्टेट्स को ये डायरेक्टली डिफरेंट पर्पस के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अर्थक्वेक के लिए, इन सब के लिए डेवलपमेंटल लोन्स भी ये प्रोवाइड करता है। और अदरवाइज भी ये बाकी सारे कामों के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये लोन्स प्रोवाइड करता है। तो एडीबी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लाइक आई सेड कि सिर्फ आपका हिंदू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की भी वो न्यूज जो हिंदू में कवर नहीं है उन टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट इज बेसिकली कीपिंग एन आई ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। जो जीएसटी 2.0 के अंदर में जो आपका रेट रिडक्शन किया गया, रेट का बेनिफिट दिया गया है कि क्या जो कंपनीज हैं वो उस पर्टिकुलर रेट रिडक्शन का बेनिफिट आगे फॉरवर्ड कर रही है या नहीं कर रही है। और इसके लिए जो आपका जीएसटी का लॉ बनाया गया था, जीएसटी एक्ट बनाया गया था, उसके अंदर में हमने एक स्पेसिफिक एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी क्रिएट करी थी। बट मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, वो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, बट स्टिल यहां पे रिक्वायरमेंट है बाय लॉ कि अगर कोई रेट का रिडक्शन होता है जीएसटी के अंदर में, तो उस रेट के रिडक्शन का बेनिफिट आपको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो अब वो चाहे एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ना हो, बट गवर्नमेंट जो है ऑन अ केस टू केस बेसिस यहां पे ये मेक श्योर करती है कि जो रेट कट का बेनिफिट है वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचे। ओके, तो यहां पे जीएसटी 2.0 के रेट कट्स हुए थे, अभी सितंबर में ही अनाउंस करे गए थे, जिसमें हमने 5% और एक और 18% को करा गया है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, व्हाट इज द स्पेशल रेट नाउ फॉर लग्जरी गुड्स? तो स्पेशल रेट क्या है लग्जरी गुड्स की, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये जीएसटी का बेनिफिट जो है ये पास होना चाहिए एंड कंज्यूमर के पास में, और इसके लिए ई कॉमर्स को मॉनिटर कर रही है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे ये एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ क्या है ये समझा दें। तो मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट पे पहले 28% था और अब गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके उसे 18% कर दिया है। तो 28 की जगह 18% अगर करा गया है
तो एंड कंज्यूमर को भी वो प्रोडक्ट जीएसटी एट 18% ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं वो ये नहीं कर सकती हैं कि लेट्स से अगर 28% पे 400 था तो 18% पे भी वो प्राइस उन्होंने 400 रखी है। व्हाट दे आर डूइंग इज कि गवर्नमेंट को 18% जीएसटी दे रहे हैं, तो जो उनको 10% का बेनिफिट है वो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब उन्होंने प्रोड्यूस करा था उसमें जो एमआरपी उन्होंने डिसाइड करी थी वो 28% जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करके करी गई थी और अब 18% हो गया है, सो दे कैन नॉट चेंज देयर प्राइसेस इस तरीके से, दे कैन नॉट कीप द प्राइसेस सेम, दे हैव टू चेंज और एडजस्ट द प्राइसेस। इवन दो एमआरपी कुछ भी लिखी है, पहले 5 रुपए का बिस्किट था, अब एमआरपी अब अगर जीएसटी के बेनिफिट की वजह से वो 4 रुपए का हो गया है, तो चाहे एमआरपी 5 हो आपको वो 4 रुपए में ही देना होता है। ओके और ये पर्टिकुलर बेनिफिट आपके कंज्यूमर के पास पहुंचे, कस्टमर के पास पहुंचे, इसलिए एक एंटी प्रॉफिटियरिंग आपकी अथॉरिटी क्रिएट करी गई थी अंडर सीजीएसटी एक्ट। ओके सीजीएसटी एक्ट जिसका काम यही था, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का काम यही था कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से जीएसटी बेनिफिट पास नहीं कर रही है तो वहां पे वो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले। तो पहले तो हमने एक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई थी, उसके बाद में ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन 2017 में क्रिएट करी, 22 तक इसने फंक्शन करा। 22 में इट वाज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको ये पर्टिकुलर पावर दे दी गई थी एंड उसके बाद में आपका जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की पावर दे दी गई। फिर से बताता हूं, शुरुआत में अलग बॉडी बनाई जिसका काम था प्रॉफिटिंग एंटी प्रॉफिटियरिंग को यहां पे काउंटर करना, उसके बाद सीसीआई को ये पावर दे दी गई, उसके बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये पावर दे दी गई। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर पावर थी या एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ था, ये जो अथॉरिटीज के पास पावर थी, ये पावर एंड हो चुकी है अप्रैल 1, 2025 को। तो करंटली कोई भी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं करंट सिचुएशन क्या है। अप्रैल 1, 2025 को ये सेक्शन जो है ये एंड हो चुका है। ये सिर्फ जो ट्रांजिशन हो रहा था 2017 में आपका जब जीएसटी आया था, उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए इनिशियली एक बार का हेल्प करने के लिए ये पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाई थी। उसका रीजन ये था कि शुरुआत में वी वर नॉट क्लियर कि किसको किस प्रोडक्ट में करना है, तो अगर इन द मीन टाइम कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का चेंज होता है तो आप और बेनिफिट नहीं मिलता है, प्रॉफिट नहीं पहुंचता है आपके पास में, तो उसको आप कंप्लेन कर सकते हो। बट विद टाइम हमने अब यहां पे स्टैंडर्डाइज कर दिया है, तो इस अथॉरिटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर भी अगर कोई यहां पे अनएथिकली प्रॉफिटियर कर रहा है कोई कंपनी और बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं दे रहा है, इस तरीके से प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है कि वो अपना जीएसटी को तो कम कर रहा है बट अपने प्राइसेस को कम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है अब ऑन अ केस टू केस बेसिस, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन अ केस टू केस बेसिस इस चीज को यहां पे ध्यान रखती है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज आपके आई है। बिफोर वी गो, एक स्पोर्ट्स का पर्टिकुलर पर्सनालिटी को हम यहां कवर कर रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हाट ही हैज डन इज कि इन्होंने एक हैट्रिक बना ली अपनी। हैट्रिक किस चीज की कि जो आपकी वर्ल्ड पैरालंपिक्स होता है, नॉट योर ओलंपिक्स, सॉरी, वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप जो होता है, वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप होता है, उसके अंदर में फॉर द 3rd consecutive year he has become the world champion. Okay, not just he is the world champion but he also holds the world record for द पर्टिकुलर पैरालंपिक चैंपियनशिप। तो जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो के अंदर में पैरालंपिक्स पैरा एथलीट्स का, नॉट ओलंपिक्स का, पैरा एथलीट्स का, वो पर्टिकुलर भी इनका रिकॉर्ड इन्हीं के पास में है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुमित अंतिल, जिनको अभी रिसेंटली कई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिले हैं। तो सुमित अंतिल जो है F64 जेवलिन थ्रो कैटेगरी, F64 इज बेसिकली अ पर्टिकुलर कैटेगरी इन जेवलिन थ्रो जिसके अंदर में ये पर्टिकुलर कोडिंग होती है। F स्टैंड्स फॉर कि आप एथलेटिक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हो। 64 जो है ये एक सब कैटेगराइजेशन है जिसके अंदर में अगर आपका नी के बिलो कोई एम्प्यूटेशन है तो आप F64 में करते हो, नी से ऊपर है तो F63 में। तो इस तरीके से कोडिंग दी हुई है। तो F64 जेवलिन थ्रो कैटेगरी के अंदर में सुमित अंतिल ने 3rd टाइम उसमें गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप के अंदर में। तो इनके मेजर अचीवमेंट्स हम एक बार देख रहे हैं। तो टोक्यो में और पेरिस के अंदर में दोनों में
में ही वॉज द गोल्ड मेडल विनर। तो दोनों के अंदर में गोल्ड मेडल इनको मिला था और इनका टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा था 68.55 मीटर्स का। करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं के पास में, बट दिस इज नॉट दिस पर्टिकुलर थ्रो। इसके बाद इन्होंने इस रिकॉर्ड को भी बेटर करा है। एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 23 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक इन्होंने फिर से इसी का पर्टिकुलर अवार्ड जीता है 23 में गोल्ड मेडल विद अ थ्रो ऑफ 70.83 मीटर्स। ठीक है, 2025 के अंदर में ही अचीव्ड अ चैंपियनशिप रिकॉर्ड ऑफ 71.37 मीटर्स, कंप्लीटिंग अ हैट्रिक ऑफ वर्ल्ड टाइटल्स। लगातार 3 पर्टिकुलर वर्ल्ड टाइटल्स ने जीते हैं और ये चैंपियनशिप रिकॉर्ड है, इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का इन्होंने रिकॉर्ड करा है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इन्होंने क्रिएट किया था वो कौन सा है? एशियन पैरा गेम जो 22 में हुए थे आपके, उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा था 73.29 मीटर्स के जेवलिन थ्रो का, जो आज तक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है आपका। कौन कौन से नेशनल अवार्ड्स मिले इन्हें? तो इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और खेल रत्न जो हाईएस्ट आपका स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, खेल रत्न अवार्ड, वो भी इनको 21 में ही मिल गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जो है वो हमने अभी कवर करी सुमित अंतिल की। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम बोथ योर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अगेन माय एडवाइस वुड बी कि फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ एटलीस्ट 1 मंथ एंड 15 डेज 1 अक्टूबर से 15 नवंबर को प्लीज आप न्यूज एनालिसिस को फॉलो करिए। हम आपको बिफोर हैंड बता देंगे कि भाई आपको कब तक न्यूज एनालिसिस को प्रॉपरली फॉलो करना है। एटलीस्ट पूरे अक्टूबर और एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आपको रिलीजियसली इस न्यूज एनालिसिस को फॉलो करना है और इसके नोट्स भी बनाने। इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई फीडबैक है, यू नीड सम स्पेसिफिक MIT, तो प्लीज लेट अस नो, हम उसको भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ओके, विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।